154 क्या कह रहा है, द नंबर 1000 फैक्टोरियल, ये 1 2 3 अप टू 1000 तक चलेगा प्रोडक्ट, एंड्स एग्जैक्टली विद, हमें बताना है कि इसमें कितने ज़ीरोज़ आएंगे। अब हमें बाइनोमियल में परमुटेशन में ये पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी प्राइम p की पावर हमें अगर n फैक्टोरियल में निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p क्यूब। अब तो ये चलता रहेगा जब तक हमारा n बाई p की पावर कुछ k आएगी, वो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या 0 ना दे दे, तब तक हमें p की पावर्स को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखते हैं हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने बोला है, कितने होंगे इन 1000 फैक्टोरियल, कितनी ज़ीरोज़ हमारे होंगे। तो ज़ीरो मतलब हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। 10 हमारा कैसे बनेगा, 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। तो हमें देखना है कि 2 की पावर हमारी 1000 फैक्टोरियल में क्या आएगी और 5 की पावर हमें हमारी क्या आएगी, ताकि हमारा 10 बन जाए। हमें फिर उससे ज़ीरोज़ मिलेंगे कि हमारे कितने ज़ीरोज़ आई हैं। तो एक बार 2 की निकालते हैं, पावर क्या आएगी 1000 फैक्टोरियल में। 2 की पावर देखते हैं, 1000 बाई 2 प्लस 1000 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1000 बाई 2 क्यूब प्लस 1000 बाई 2 टू द पावर 4 प्लस 1000 बाई 2 टू द पावर 5 प्लस 1000 बाई 2 to the power 6 plus 1000 बाई 2 to the power 7 plus 1000 बाई 2 to the power 8 plus 1000 बाई 2 to the power 9। अब 2 to the power 10 क्या है हमारा, 1024, जो कि 1000 से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इससे आगे जितने भी लेंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 0 आएगा। तो यहाँ से हमारी 2 की नेट पावर देखते हैं क्या बनेगी। सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे और उन्हें ऐड करेंगे, फिर हमें 2 की पावर मिल जाएगी। तो हमारी 2 की पावर आ जाएगी, 2 पावर हमारी आएगी 994 इन 1000 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम 5 की पावर निकालेंगे तो 5 की पावर हमारी आएगी 249 इन 1000 फैक्टोरियल में हमारी 5 की पावर हमारी 249 आ जाएगी। तो मतलब 2 की पावर हम 249 लेंगे और 5 की पावर हम 249 लेंगे, तभी हमें 5 2 से 10 मिलेगा। मतलब 10 की पावर हमारी 249 आएंगे, मतलब हमारी 249 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब 2 की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, 2 की पावर ज़्यादा है और 5 की पावर कम है, तो जिसकी पावर कम होगी, अगर 5 हमारा कम है तभी तो 5 और 2 मिलके हमारे 10 बनाएंगे, अकेला 2 हमारा 10 नहीं बना सकता। तो 5 और 2 दोनों की पावर हम देखेंगे, जिसकी छोटी पावर होगी उतने ही हमारे ज़ीरोज़ बनेंगे। क्वेश्चन 155 क्या कह रहा है, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड द नंबर 4, and C the set of all prime numbers and their squares. Let D be the set of positive integers k for which k minus 1 factorial divided by k is not an integer। तो हमें बताना है D हमारा किसके इक्वल होगा। A हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, हाँ जी। B हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स प्लस द नंबर 4। C हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स प्लस प्राइम नंबर्स का हमारा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ये C सेट है हमारा। हमें बताना है कि D हमारा सेट क्या होगा, कि k को जब हम पुट करें, k क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब k को पुट करें तो हमारा ये चीज़ k माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k ये एक इंटीजर ना हो। तो पुट करके देखते हैं, जब k को हम 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल अपॉन में 1, ये तो क्या बन रहा है, k को 1 पुट किया तो ये क्या बन रहा है, इंटीजर। तो k इज इक्वल टू 1 नॉट सेटिस्फाइड। k को जब 2 पुट किया तो क्या बन रहा है, 2 माइनस 1 अपॉन 2, मतलब 2 देने पे ये इंटीजर नहीं दे रहा हमें, तो D में एक एलिमेंट हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है जी। k को 3 पुट करके देखते हैं, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, ये भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो 3 पे भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो 3 भी आ गया हमारा। k को जब 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 इज़ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इंटीजर नहीं आएगा।
तो 4 भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। के को 5 पुट करेंगे, क्या आएगा, 5 - 1 इज़ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, तो भी इंटीजर नहीं बन रहा, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो भी के 5 भी हमारा आ जाएगा। के को जब 6 पुट करके देखते हैं क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, मतलब डिविजिबल बाय 6 इज 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6, मतलब ये हमारा बनेगा एक इंटीजर, मतलब k इज इक्वल टू 6 हम नहीं ले सकते। ऐसे ही हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे 7, 11, मतलब जो भी जितने भी प्राइम नंबर चलते रहेंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा सेट b के इक्वल है, तो d हमारा b के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन 156 क्या कह रहा है, लेट n बी एनी इंटीजर देन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हमें बताना परफेक्ट स्क्वायर होगा, ओड नंबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। अब हमें इसके बारे में बताना है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। n हमारा क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हम लेना चाहते हैं वही है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये हमारा क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, m स्क्वायर, ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाएगा। तो देखते हैं जी बनेगा कि नहीं बनेगा। n को अगर हम मान लेते हैं 1 लेके चलते हैं, तो 1 + 1 इज़ 2 × 3, क्या 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो अब n की कुछ और वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे 2 लेके चलते हैं, 2 से क्या आएगा, 2 × 3 5, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो मतलब ये तो हमारा हमेशा ट्रू नहीं होगा कि हमेशा ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे ही कट हो गया, ठीक है जी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ये हमेशा एक ओड नंबर बनेगा, क्या ये हमेशा ओड नंबर बनेगा। जब हमने n को 1 लिया तो ये क्या आ रहा है 6, n को 2 लिया कि ये क्या आ रहा है 30, ये तो इवन नंबर भी बन रहा है, कहीं से ओड नंबर भी बन सकता है, तो ये हमेशा ओड नंबर तो नहीं बनेगा, तो बी हमारा रॉन्ग हो गया। अब डी वैसे ही बोल रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 होगा। देखते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए n और n + 1 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे, तो n × n + 1 इन दोनों में से ये दोनों हमेशा क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। n ओड है तो ये हमारा इवन होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। अगर n इवन है तो ये ओड होगा, मतलब n हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो किसी भी केस में ये प्रॉब्लम n × n + 1 हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। 2 से डिविजिबली तो हमने देख ली कि ये नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। अब चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल कब कब होगा और कब नहीं होगा। हमें एक बात पता है कि जब हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास क्या आते हैं, 0, 1 और 2। 3 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर मिलते हैं 0, 1 और 2, ये 3 रिमाइंडर हमें मिलते हैं। एक बार एक केस लगा लेते हैं, हम केस 1 मान लेते हैं कि जब n को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। तो n 3 से डिविजिबल, ये नंबर n हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 से ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। हाँ जी ठीक है जी, एक केस तो हमारा हो गया। केस सेकंड लेते हैं कि ये नंबर n हमारा 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो अब n तो 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों को चेक करते हैं, 2n + 1 लेंगे, 2n + 1 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखेंगे क्या रिमाइंडर आएगा। जब n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 + 1, ये क्या गया 3 डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर हमारा फिर से क्या आ रहा है, 0। मतलब n जब 3 से डिवाइड होके हमारा रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो 2n + 1 हमारा क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय 3 हो रहा है। केस 3 लेके देखते हैं कि जब n हमारा 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है 3 से डिवाइड करने पर, 2 मोडुलो 3, ठीक है जी। तो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, n + 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं n को तो रिमाइंडर हमें दे रहा है 2 + 1 विच इज़ डिविजिबल बाय 3, मतलब रिमाइंडर फिर से 0। तो कितने भी केस ले लो, जब n 0 रिमाइंडर छोड़ रहा हो 3 के साथ तो भी ये डिविजिबल है, n जब 1 रिमाइंडर छोड़ेगा तो भी ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 3 है, n जब रिमाइंडर 2 छोड़ेगा तो भी ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 3 है। मतलब ये नंबर हमेशा डिविजिबल बाय 2 और 3 होगा,
तो ये नंबर हमारा 6 का इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 157 क्या कह रहा है कि द नंबर्स 12n plus 1 and 30n plus 2 are relatively prime for any positive integer and infinitely many but not all integers and for finitely many integers and none of the above। अब देखिए हमें बोला है कि ये क्या हमारे रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। और यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या बोलता है हमें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र एचसीएफ के लिए यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या बोलता है कि जब हम किसी दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मतलब एचसीएफ निकालते हैं तो जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा और फिर रिमाइंडर को छोटे नंबर से हम एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, सेम आएगा। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, क्या है कि जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके हमारा जो रिमाइंडर आएगा और उसके साथ उस रिमाइंडर के साथ हम छोटे नंबर का जब एचसीएफ देखेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र देखेंगे, तो वो हमारा सेम आएगा जो कि हमारा पहले मतलब बड़े नंबर और छोटे नंबर के साथ आ रहा था। क्या बोला है कि बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो निकालते हैं पहले। 30n plus 2 को जब हम 12n plus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 ज़ा 24n plus 2 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 6n। मतलब 12n plus 1 का रिमाइंडर जो 30n plus 2 के साथ आ रहा एचसीएफ जो देखिए 12n plus 1 का एचसीएफ जो 30n plus 2 के साथ आ रहा था वही एचसीएफ 12n plus 1 का 6n के साथ भी आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, जीसीडी ऑफ 12n plus 1 कोमा 6n भी क्या होगा हमारा, सेम होगा एज इट वॉज फॉर 30n plus 2। अब जो 12n plus 1 है हमारा वो क्या है, डिविजिबल बाय 6 है, तो ये भी डिविजिबल बाय 6 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 1, तो जीसीडी हमारा आ गया 1। तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा रिलेटिवली प्राइम होंगे चाहे हम पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी लें। एल्गोरिथम को ध्यान में रखिएगा कि 30n plus 2 को जब भी हम किसी मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसका एचसीएफ हमेशा पहले वाले एचसीएफ के साथ हमेशा सेम रहेगा।